आज बात करेंगे गाइस लैंग्वेज डेवलपमेंट इन ऑटिस्टिक किड्स। तो मैं अज्यूम करके चल रही हूँ कि आपका बच्चा वर्बल है, उसको स्पीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम कैसे लैंग्वेज के ऊपर वर्क करेंगे। ठीक है जी। अगर पॉसिबल हुआ तो बाद में नेक्स्ट वीडियो में कुछ नॉन वर्बल बच्चों का हम लोग कम्युनिकेशन कैसे बेटर करेंगे उसके ऊपर भी मैं कुछ कंटेंट पोस्ट करने की कोशिश करूंगी गाइस, मे भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। सो अब लैंग्वेज डेवलपमेंट के ऊपर बात करते हैं। अगर आपका बच्चा वर्बल है, राइम्स गुनगुनाता है, वर्ड्स को वो यूं ही रिपीट करता रहता है, भले ही वो उनको नीड के लिए यूज नहीं करता है, इसका मतलब ये है कि आपका बच्चा जो है वो वर्बल है। अब बात करते हैं कि जब स्पीच थेरेपी आप घर पे कर रहे हो, यूजुअली अगर आपका बच्चा वर्बल है तो आप घर पे आसानी से अपने बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट के ऊपर खुद काम कर सकते हैं। स्पीच थेरेपिस्ट अगर आपको नहीं भी मिल रहा है तो भी घर पे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है ऑटिस्टिक बच्चों में, उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो है वो विजुअल कंपल्सरी है। विजुअल के साथ ही हम लैंग्वेज डेवलपमेंट के ऊपर वर्क करेंगे, तो विजुअल मस्ट है, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है, वो आपको यूज़ करना ही करना है। अब जब लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करते हैं हम लोग, आप स्पीच थेरेपिस्ट के पास भी जाएंगे, किसी प्रोफेशनल के पास भी, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि एक पैटर्न होता है ऑटिस्टिक बच्चों में लैंग्वेज डेवलपमेंट का। वो स्टेप्स जब आप फॉलो करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बच्चे में अच्छी लैंग्वेज डेवलप हो जाएगी, नीड बेस्ड लैंग्वेज या फुल लैंग्वेज डेवलप हो जाएगी। वो डिपेंड करता है कि हमारे बच्चे का कोग्निटिव लेवल कितना है, कितना जल्दी वो सीखेगा, कितना टाइम लगेगा, कितना लैंग्वेज डेवलप होगा। वो इंडिविजुअल ऑटिस्टिक बच्चे के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि उसका लेवल कितना है, कोग्निटिव लेवल कितना है। ठीक है जी। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि ये मॉडल जब आप फॉलो करोगे तो जैसे मेरे बच्चे की नीड बेस्ड लैंग्वेज है तो आपके बच्चे में भी नीड बेस्ड ही आएगी। नो, हो सकता है आपके बच्चे की लैंग्वेज और भी बेटर हो, फुली डेवलप हो जाए, बिकॉज मेरे बच्चे में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का भी इशू है, तो उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है हम लोगों को चीज़ों को सिखाने में, रिपीट कर करके। अगर आपके बच्चे में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नहीं है तो वो और फास्ट लैंग्वेज डेवलप करेगा। ठीक है जी। तो ऐसा नहीं समझना है कि ये जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो सिर्फ मेरे बच्चे पर काम कर रही हैं तो आपके बच्चे पे काम नहीं करेंगी। मैं 100% श्योर हूँ कि ये जो लैंग्वेज का वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो काफ़ी बेटर अचीव कर लोगे आप लैंग्वेज डेवलपमेंट में। अब बात करते हैं, सबसे पहला स्टेप है लैंग्वेज डेवलपमेंट का वोकैबुलरी। सबको पता है, सबसे पहले हम वोकैबुलरी के ऊपर वर्क करते हैं, उसके बाद हम फ्रेज स्पीच के ऊपर जाते हैं। फ्रेज स्पीच का मतलब होता है 2 वर्ड्स को जोड़ के सेंटेंस बनाना। उसके बाद हम और लंबे सेंटेंसेस के ऊपर जाते हैं जहां 3, 4 या 5 वर्ड्स का सेंटेंस हम लोग बच्चे को सिखाते हैं। उसके बाद हम ब्रीफिंग पे जाते हैं। ब्रीफिंग का मतलब होता है कि बच्चे के सामने अगर कोई विजुअल है या रियल लाइफ सिचुएशन भी है तो बच्चा वहां पे उन चीज़ों को ऑब्जर्व करके हमें एक्सप्लेन करेगा कि यहाँ पे ये चीज़ हो रही है, ये चीज़ हो रही है। ठीक है जी। तो उस लेवल को हम बोलते हैं ब्रीफिंग। और ब्रीफिंग के बाद लास्ट लेवल होता है क्वेश्चन आंसरिंग का। क्वेश्चन आंसरिंग का लेवल सबसे डिफिकल्ट पार्ट है, इसलिए इसको लास्ट लेवल पे रख रहे हैं हम लोग। ठीक है जी। तो अब बात करते हैं वोकैबुलरी कैसे डेवलप करेंगे। फर्स्ट स्टेप पे आएंगे, वोकैबुलरी कैसे डेवलप करेंगे। जब आप वोकैबुलरी समझते हैं ना, वोकैबुलरी का मतलब है वन वर्ड बच्चे को सिखाना, वन ऑब्जेक्ट, उसका नेमिंग सिखाना, उसको आइडेंटिफाई करना सिखाना। ठीक है, ओनली 1 वर्ड। हम बच्चे पे ज़्यादा बर्डन नहीं डालेंगे स्टार्टिंग में, ओनली एक इजी स्टेप से शुरुआत करेंगे, ओनली वन ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना सिखाएंगे। ठीक है जी। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसमें हम लोग उन ऑब्जेक्ट्स को लेंगे जो हमारी सराउंडिंग में है। ठीक है, जैसे हमारे घर के ऑब्जेक्ट्स हैं या हमारी सराउंडिंग के, जैसे पार्क हो गया, झूला हो गया, स्लाइडिंग हो गई, मार्केट हो गया, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल हो गए, व्हीकल्स हो गए, सिंपल सेंटेंसेस, हमारे किचन की चीज़ें हो गई या कुछ फूड आइटम्स हो गई या हमारे घर की चीज़ें हो गई। इन ऑब्जेक्ट्स को हम लोग आइडेंटिफाई करना सिखाएंगे। यूजुअली लोग फ्रूट्स नेम या एनिमल्स नेम से स्टार्ट करते हैं, तो आप यहाँ पे वो चीज़ भी चूज़ कर सकते हैं जिसमें आपको लगता है कि मेरे बच्चे का इंटरेस्ट इसमें बहुत ज़्यादा है। अर्नब को खाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, फ्रूट्स उसको बहुत ज़्यादा पसंद थे, इसलिए मैंने शुरुआत की थी फ्रूट्स के साथ। ठीक है जी। अब यहाँ पे आपको कौन सा विजुअल यूज़ करना है, विजुअल चूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पीच थेरेपी के केस में जब आप वोकैबुलरी के ऊपर वर्क कर रहे हैं तो आपको फ्लैश कार्ड्स यूज़ करने हैं या ऐसा बुकलेट आप यूज़ कर सकते हैं जिसमें एक पेज पे ओनली 1 ऑब्जेक्ट होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं वो बहुत ईजिली
डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो हम लोगों को जो भी ऑब्जेक्ट सिखाना है, मुझे अगर ऑरेंज सिखाना है उसको, तो उस विजुअल में सिर्फ ऑरेंज ही होना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। अब एक कमेंट यहाँ पे आया था कि जब मैं वोकैबुलरी के ऊपर वर्क कर रही हूँ तो मेरा बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, वो नहीं देखता है नीचे, मैं रिपीट करती रहती हूँ लेकिन वो नहीं बोलता है। देखिए, फर्स्ट टाइम सबके साथ ऐसा होता है। जब आप बच्चे की लर्निंग स्टार्ट करते हैं, जैसे लैंग्वेज आपने शुरुआत की है ना, तो 1 महीना तो उसका इंटरेस्ट गेन करने में ही लग जाएगा। आपको बच्चे को समझने में टाइम लगता है कि अल्टीमेटली मेरे को क्या सिखाने की कोशिश की जा रही है। तो वो पेशेंस आपको रखना है और रूटीन नहीं तोड़ना है, डेली वो चीज़ कर सिखानी है आपको। एक चीज़ यहाँ पे ये हो गई। और दूसरी टिप मैं आपको यहाँ पे ये दूंगी कि बच्चे का हैंड पकड़ना है आपको, हैंड नहीं सॉरी फिंगर पकड़ना है, और फिंगर से बार बार आप फिंगर रखवाएंगे ऑरेंज के ऊपर, बार बार फिंगर रखवाएंगे और ट्राई करेंगे उसको बुलवाने की ऑरेंज 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 नहीं करेंगे। अर्नव, आज भी मैंने ये चीज़ अर्नव में ऑब्जर्व की है कि जब हम लोग पूरा बम्बार्डमेंट कर देते हैं ना उसके ऊपर क्वेश्चनिंग की, समटाइम उसके फादर ऐसा करते हैं, अर्नव बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है दिमाग पे। सॉफ्ट टोन रखिए, आपकी जो टोन है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपकी जो टोन है उसको थोड़ा सॉफ्ट रखेंगे, बहुत ज़्यादा ऐसे बोलते हैं ना हमारे पहाड़ी में, किच किच नहीं करेंगे, थोड़ा स्लोली बोलेंगे हम लोग, ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज। बच्चा हो सकता है तब भी आपकी तरफ ना देखे, लेकिन ये चीज़ आपको डेली करनी है। उसकी फिंगर हम लोग इसलिए ले रहे हैं ताकि वो ध्यान दे कि मेरी फिंगर कहाँ जा रही है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो वोकैबुलरी डेवलप करते टाइम आपको करनी है। जब आप वोकैबुलरी फर्स्ट पार्ट जब आप फर्स्ट स्टेप डेवलप करेंगे लैंग्वेज का, तब आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होगा। लेकिन जब वोकैबुलरी बच्चा सीख जाएगा और फेस स्पीच पे आप जाएंगे ना, तब आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उसकी अटेंशन गेन करने के लिए। सो ऑब्वियसली वोकैबुलरी में टाइम लगने ही वाला है, बट क्या चीज़ें मैटर करेंगी? आपकी कंटिन्यूटी, आपके रेगुलर एफर्ट्स, तो उस चीज़ को आप करोगे। अब एक वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे ऑरेंज एक विजुअल में आपने दिखाया है, तो उसके बाद फ़ोन पे भी दिखाएंगे आप, फिर रियल भी दिखाएंगे। सम टाइम में ऐसा होता है कि एक विजुअल में बच्चा आइडेंटिफाई करता है और दूसरे विजुअल में वो नहीं कर पाता है, तो डिफरेंट विजुअल हम लोग दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। तो इस तरह से करेंगे हम लोग। आप एक टाइम में अपने बच्चे का हिसाब देखो, एक टाइम में एक ही फ्रूट लो या फिर 2-3 फ्रूट ले लो, आप देखो कि बच्चा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो उसको बुलवाना है आपको। तो ये कुछ वोकैबुलरी के लिए टिप्स थे। तो इसी तरह से वर्क करते जाना है, काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट आपको सिखाने हैं। बच्चा टाइम लेगा उस चीज़, उस लेवल पे आने के लिए टाइम लेगा। आपने देखा है ना अर्नव आज कैसे बैठ के पूरा अटेंशन से वो हर एक्टिविटी को करता है। अदरवाइज अभी भी उसमें बिहेवियरल इश्यूज हैं, लेकिन ये इशू उसमें नहीं है। उसको कोई चीज़ आप सिखाने बैठोगे तो उसका फोकस पूरा होता है। तो ये किस वजह से होता है? आपको वो रूटीन नहीं तोड़ना है, डेली प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है जी। अब जब वोकैबुलरी आपने डेवलप कर लिया, अच्छा खासा वोकैबुलरी हो गया, बच्चा सराउंडिंग, ऑब्जेक्ट, एवरीथिंग, सब चीज़ों के नेमिंग, आइडेंटिफाई अच्छे से करना वो सीख गया। अब जितना आसानी से मैं यहाँ पे बोल रही हूँ ना, वोकैबुलरी डेवलप करना काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, महीने लगेंगे, साल भी लग सकते हैं। वो डिपेंड करेगा किसका कॉग्निटिव लेवल कितना है। अगर लॉजिकल थिंकिंग, कॉग्निटिव लेवल, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बच्चे के अंदर नहीं है, वो फास्ट लर्न करेगा। लेकिन अगर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है बच्चे में तो उसको टाइम लगेगा। जैसे अन्नम को वोकैबुलरी डेवलप करने में ही महीने लग गए थे, मतलब 1 साल लग गया था, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था उसको ये सारी चीज़ें सीखने में। तो मैंने शुरू में सब कुछ सिखाया था, फ्रूट्स नेम, व्हीकल्स नेम, एनिमल्स नेम, घर के सराउंडिंग के ऑब्जेक्ट। कुछ बुक मेरे पास हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ अभी। तो जब आप वोकैबुलरी पे वर्क कर रहे हैं ना, तो वोकैबुलरी में इस तरह के मैचिंग पजल भी बहुत अच्छी हेल्प करते हैं। जैसे ऑरेंज के ऊपर ऑरेंज रखना, बनाना के ऊपर बनाना मैच करना, पेयर के ऊपर पेयर मैच करना। इससे बच्चे को एक तो सिटिंग आती है, इंटरेस्टिंग, फोकस, कॉन्सेंट्रेशन और ज़्यादा बेटर होता है, लिसनिंग स्किल बच्चे की बेटर होती है और बच्चा बोर नहीं होता है। उसके लिए समथिंग न्यू भी हो जाता है साथ साथ में। ठीक है, तो वोकैबुलरी के साथ आप फ्लैश कार्ड भी यूज़ कीजिए, इस तरह के मैचिंग पजल भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो ये बहुत पुराना पजल है और यही वो पजल है जहाँ पे फर्स्ट टाइम मैंने अर्नव को फ्रूट्स नेम जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए थे उस टाइम पे। ठीक है जी। और इससे पहले मैंने फ्लैश कार्ड भी यूज़ किए थे, वो फ्लैश कार्ड मेरे पास अभी नहीं है, पता नहीं कहाँ गुम हो गए। फ्लैश कार्ड के बाद मैंने ये सब मैचिंग पजल जो है वो यूज़ करना शुरू किया था। तो वोकैबुलरी
उसके बाद आपको लग रहा है जब वोकैबुलरी अच्छे से डेवलप हो गई, उसके बाद हम लोग जाएंगे फ्रेज स्पीच पे। तो लगभग 5 ईयर के अराउंड अर्नब फ्रेज स्पीच पे पहुंच गया था। इसके साथ ही आप और इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज कर सकते हैं, जैसे इस तरह के आपके पास फ्लैश कार्ड रहेंगे तो आपको पता है कि उन सारे ऑब्जेक्ट्स की नेमिंग आपने सिखा दी है, आइडेंटिफाई करना आपने बच्चे को सिखा दिया है। उसके बाद आप बच्चे को कुछ भी रैंडमली बोलोगे, मुझे ऑरेंज उठा के दो, मुझे एप्पल दो, मुझे कार दो, सब फ्लैश कार्ड मिक्स करोगे और बच्चे को उसमें से ढूंढना है। हाँ, आप समझ रहे हैं ना, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम एक वन ऑब्जेक्ट वर्ड से चले थे और धीरे धीरे हम टास्क को थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये करना है आपको। इससे क्या होगा कि बच्चे की जो लॉजिकल थिंकिंग है वो बहुत अच्छे से डेवलप होती है। जो ऑब्जर्वेशन स्किल है, आपके सामने कोई चीज़ पड़ी है या बच्चा बाहर देख रहा है कहीं किसी चीज़ को, तो बच्चे खुद से ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देते हैं उस चीज़ को। तो ये बेनिफिट होता है यहाँ से। तो अब हम ब्रेन को स्टिमुलेट कर रहे हैं कि आपको ये ऑब्जेक्ट, अब बच्चे को पता है कि उस ऑब्जेक्ट की इमेज क्या है, वो जानता है, अब बच्चे को ढूंढना है। ठीक है, तो ये कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज आप कर सकते हो जब आप वोकैबुलरी के ऊपर वर्क कर रहे हो। तो इस तरह से सेम ही विजुअल्स को आप डिफरेंट तरीके से यूज कर रहे हैं। अलग अलग विजुअल की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, सेम विजुअल से ही आप उनको डिफरेंट तरह से यूज़ करेंगे बच्चे के कॉग्निटिव लेवल को इम्प्रूव करने के लिए, लॉजिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए, लिसनिंग को इम्प्रूव करने के लिए। तो इस तरह से जो रिस्पॉन्स है वो क्विकली आने लगता है। जैसे आपने देखा है ऑटिस्टिक बच्चों को हम लोग कितना भी बोलते रहते हैं, स्टार्टिंग में कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो यहाँ से वो लिसनिंग स्किल डेवलप होना शुरू होती है और कॉग्निटिव लेवल भी बेटर होना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अब फ्रेज स्पीच के ऊपर जाएंगे, 2 वर्ड का सेंटेंस हम बोलेंगे तो धीरे धीरे हम सिखाएंगे बच्चे को, ये ऑरेंज है, बच्चा भी रिपीट करेगा, ये ऑरेंज है, ये एप्पल है, ये बनाना है। जब बच्चा किचन में कुछ चीज़ आपसे मांग रहा है, किचन में उसको कुछ चीज़ चाहिए या कुछ भी उसको चीज़ चाहिए आपको लग रहा है, तो वहाँ पे भी आप बुलवाओगे। मैंने अर्नब को बुलवाना स्टार्ट किया था। अर्नब साइन लैंग्वेज यूज़ करता था, वो प्रेफर ही साइन लैंग्वेज करता था। बर्बल था, उसके बाद भी कुछ चीज़ चाहिए तो मेरा हाथ पकड़ के ऊपर ऐसे ऐसे करेगा मेरे हाथ को। तो बिना बुलवाए आपको कुछ चीज़ नहीं देनी है। आपको पता है, पहले तो आपको पता है कि ये चीज़ क्या है, उसको पता है ये पानी है, तो आपको बुलवाना है, बोलो पानी दो, खाना दो। पार्क जाना है, उसको पता है पार्क क्या चीज़ है, बिकॉज आपने वोकैबुलरी डेवलप ऑलरेडी करके रखी है ये। इसलिए ये चीज़ें हैं कि स्टेप बाय स्टेप चलें ताकि बच्चे के ऊपर वो बर्डन ना पड़े, बच्चे को वो चीज़ डिफिकल्ट ना लगे। बच्चा समझता है पार्क क्या है, बच्चा समझता है पानी क्या है, बच्चा समझता है खाना क्या है, फ्रूट क्या है, एवरीथिंग बच्चे के दिमाग में वो वोकैबुलरी आपने पहले से भर दी है। तो अब हम सिखाएंगे उस बच्चे को फ्रेज स्पीच के थ्रू उस वोकैबुलरी को नीड के लिए कैसे यूज़ करना है, कम्युनिकेशन के लिए हम उस वोकैबुलरी को कैसे यूज़ करेंगे। वो पार्ट आता है फ्रेज स्पीच में, जहाँ पे बच्चा छोटे छोटे सेंटेंसेस में, 2 वर्ड के सेंटेंसेस में फाइनली कम्युनिकेशन करना शुरू कर देता है। तो वो प्रैक्टिस फिर हमें विजुअल के साथ साथ डेली लाइफ में भी कंटिन्यूअस रखना है। आप समझ रहे हैं ना, इसमें गैप नहीं पड़ना चाहिए। दिस इज समथिंग जो आपको रेगुलरली एफर्ट करना है, रेगुलरली। ठीक है, तो इस तरह से मेमोरी भी शार्प होने लग जाती है। मेमोरी के ऊपर भी आप वर्क कर रहे हो, कम्युनिकेशन भी अब बच्चे में आ रहा है फ्रेज स्पीच में। तो छोटे छोटे सेंटेंसेस फिर देखोगे आप कि मतलब 4-5 महीने अर्नब को फोर्स कर करके कि नहीं साइन नहीं करना है, पहले बोलो। तो इस तरह से फिर अर्नब धीरे धीरे करके वो खुद बोलना स्टार्ट किया छोटे छोटे सेंटेंसेस। पार्क जाना है, बिस्किट चाहिए, खाना दो, ये छोटे छोटे सेंटेंसेस वो बोलना सीख जाता है। ठीक है, तो टाइम इसमें लग सकते हैं, 1 साल लग सकता है, 7-8 महीने लग सकते हैं, लेकिन एफर्ट्स रेगुलर होने चाहिए उसमें, तब जाके आपको बेटर रिजल्ट मिलते हैं। उसके बाद फ्रेज स्पीच के बाद आप देखोगे कि जब 5 ईयर में अर्नब की फ्रेज स्पीच डेवलप हुई तो उसके बाद उसकी लैंग्वेज में थोड़ा फ्लो आना शुरू हो गया। मतलब वो हमने देखा कि कुछ महीनों के बाद ना वो खुद से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बोलने लगा। बोलता वो इतना ही था कि 2 वर्ड्स का ही सेंटेंस बोलेगा, ऐसे पार्क जाना है, खाना दो, बिस्किट चाहिए, वो फ्लुएंसी उसमें आने लगी। तो मैंने सोचा, मुझे बहुत हिम्मत आई और मैंने सोचा कि अब आगे लैंग्वेज पे वर्क मुझे नहीं करना पड़ेगा, ये खुद ही सीख जाएगा। मेरे हस्बैंड को भी वो चेंज दिखा।
बिकॉज 5 ईयर तक तो मैंने मतलब कोई कसर ही नहीं छोड़ी थी। मैं लिटरली पागल थी उस लैंग्वेज के पीछे की लैंग्वेज तो उसको सिखानी ही सिखानी है। ऑलरेडी मैंने बहुत डिले कर दिया था 2.5 ईयर तक। तो रिजल्ट मुझे बेटर मिले, वो फ्लो उसमें उसकी लैंग्वेज में आने लगा। लेकिन गाइज वही थी कि उसके बाद शायद मैंने थोड़े से एफर्ट कम कर दिए, मुझे लगा कि ये खुद डेवलप कर लेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो तो बाद में हमको पता चला कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का भी उसमें इशू है। तो यहाँ से फिर मुझे वो चीज़ दिखी कि वो कर लेगा, बट ऐसा हुआ नहीं। वो कुछ महीनों के बाद मैंने देखा कि वो फिर से स्टबन हो गया, वो उस प्रेस स्पीच से आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। अगेन मुझे टेंशन हुआ और ज़रूरत महसूस हुई कि अब आगे फिर से मुझे विजुअल यूज़ करने पड़ेंगे और उसको थोड़ा लॉन्ग सेंटेंसेस के ऊपर लेके जाना था। वहाँ से मेरा असली जो स्ट्रगल था वो शुरू हुआ। मैंने सेंटेंसेस के लिए उस टाइम पे मैं थोड़ा थोड़ा बीच बीच में सेशन लेती थी स्पीच थेरेपिस्ट से जाके, थोड़ा गाइडेंस मुझे वहाँ से भी मिलती थी। तो कुछ मैंने पजल खरीदे जो उन्होंने ही मुझे रेकमेंड किए थे। तो जो सेंटेंस जो इंट्रोड्यूस करवाया मैंने, वो किससे करवाया था वो मैं आपको बताती हूँ अभी। तो जब फर्स्ट टाइम मैंने सेंटेंस उसको सिखाने का कोशिश किया तो ये मेरे स्पीच थेरेपिस्ट ने मुझे रेकमेंड किया था व्हाट्स नेक्स्ट। यहाँ पे मैं फोटो लगा दूंगी इसका, गूगल पे आप सर्च कर सकते हो। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन स्ट्रगल बहुत ज़्यादा था क्योंकि जब मैं अर्नब को 3-4 वर्ड्स का सेंटेंस उसके सामने रिपीट कर रही थी, बोलो मंकी ने बनाना देखा, तो वो लिटरली उस सेंटेंस को भी नहीं बोल पा रहा था। मतलब मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग सी चीज़ थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे ही मैं कुछ सेंटेंसेस उसको रिपीट करने के लिए बोल रही हूँ तो वो उस सेंटेंसेस के जो बीच में वर्ड्स हैं वो आगे पीछे हो रहे हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो रही है, वो वर्ड्स को नहीं, वो सेंटेंस को नहीं रिपीट कर पा रहा था। तो यहाँ से फिर मुझे पता चल गया कि विजुअल की हेल्प उसको चाहिए, तो मैंने यहाँ से उसको सिखाना शुरू किया। इस पजल की जो खास बात है ना, इस तरह के जो सीक्वेंसिंग पजल्स होते हैं उसकी खास बात यह है कि इसमें एक साथ में ही पूरा सीक्वेंस आपके सामने नहीं होता है बच्चे के सामने, जिससे कि बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाए। इसमें जो सेंटेंसेस होते हैं फिर भी ईजी होते हैं, स्मॉल सेंटेंसेस होते हैं और बच्चा एक सीक्वेंस को भी समझता है साथ में। तो यहाँ पे आप देखो, मैंने सबसे पहले इसमें 4-5 कॉन्सेप्ट हैं अलग अलग। तो मैंने सबसे पहले मंकी और बनाना का लिया। मुझे पता था उसको मंकी पता है, मुझे पता है उसको पता है बनाना पता है। तो ये चीजें ये आपको गेस करना है, थोड़ा दिमाग लगाना है कि कौन सी चीज इजी है, जो उसकी फेवरेट है उससे हम शुरुआत करेंगे। तो बनाना उसको बहुत पसंद है। तो यहां से मैंने उसको, फिर आप देख सकते हो यहाँ पे मंकी क्या कर रहा है, मंकी बनाना को देख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखो, छोटा सा कार्ड है और 2 चीजें हैं इसमें, सामने दिख रहा है मंकी बनाना देख रहा है। फिर क्या किया मंकी ने बनाना तोड़ा, मंकी ने बनाना का छिलका निकाला। ये वाला सेंटेंस अर्नब के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता था। एंड एट द एंड मंकी ने बनाना खा लिया। तो ये जो कार्ड्स हैं, यहाँ से सेंटेंस मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किए थे। हालांकि सेंटेंस में 1 से 1.5 साल लग गया होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था इसमें। मतलब ये विजुअल, बाहर की तो बात अलग है, विदाउट विजुअल तो उसको सेंटेंस रिपीट करना बहुत मुश्किल है। विजुअल के साथ भी सेंटेंस बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी, बिकॉज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का इशू भी उसको है। जिन बच्चों को नहीं है तो विजुअल से देख के वो जल्दी सीखेंगे, लैंग्वेज जल्दी डेवलप होगा। तो ये बात ध्यान में रखनी है। पेशेंस आपको खत्म नहीं करना है, पेशेंस आपको रखना है। टाइम लगेगा बच्चे को, मुझे पता है 10-10, 20-20 बार मैं एक सेंटेंस अर्नब के सामने रिपीट करती थी और फिर भी एट द एंड वो एक सेशन में एक सेंटेंस भी नहीं सीख पाता था गाइज। फिर भी मैं हर रात सोने से पहले मेरे दिमाग में यही चीज़ होती थी कि आज जो मुझे नाकामयाबी मिली है, आज जो मेथड उसने फॉलो नहीं किया, तो कल मैं ऐसा क्या करूं। मैं अपने हस्बैंड के साथ भी डिस्कस करती थी कि कैसे सिखाएं और क्या मेथड हो सकता था, बिकॉज हिट एंड ट्रायल मेथड ही थे सब। तो इसी तरह से अर्नब ने धीरे धीरे, आपको हमेशा फिंगर का भी सहारा लेना है। अगेन उसकी फिंगर पकड़नी है आपको, ताकि बच्चा डिस्ट्रैक्ट ना हो। फिंगर पकड़ेंगे, मंकी के ऊपर रखेंगे। ये क्या है, पहले तो जब सेंटेंस सिखा रहे हैं तो इंश्योर करना है, बच्चे को पूछना है ये क्या है मंकी, ये क्या है बनाना। ठीक है, तो पहले ये इंश्योर करोगे, बच्चे को पता होना चाहिए, बच्चे को बोलना आना चाहिए। बच्चे की फिंगर पकड़ोगे, यहाँ रखोगे, बच्चा बोलेगा मंकी, यहाँ रखोगे, बच्चा बोलेगा बनाना, मीन्स उसको पता है मंकी बनाना। अब हम जो देखा, जो वर्ब है, वो बच्चे को सिखाएंगे। मंकी बनाना देख रहा है, तोड़ तोड़ के सिखाएंगे, एक बार में वो नहीं बोल पाएगा। मंकी बनाना
देख रहा है, मंकी बनाना देख रहा है। तो धीरे धीरे स्लो टोन में रखोगे गाइस, वॉइस टोन सॉफ्ट, ज़्यादा प्रेशर नहीं पाएंगे, चिल्लाएंगे नहीं। कई बार हम लोग पेशेंस खो देते हैं, गुस्सा करते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, उससे कुछ नहीं होगा, पूरा सेशन बर्बाद हो जाता है। ये भी ध्यान में रखो, मेरा ही एक्सपीरियंस है, मुझे पता है कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, इजी नहीं होता है। एनर्जी बहुत चाहिए, खुद के ऊपर कंट्रोल बहुत ज़्यादा चाहिए। जिस दिन कंट्रोल कर लोगे ना, तभी आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे उस चीज़ के, ठीक है। तो हर रोज़ बस रिपीट करना है, बस रिपीट करना है ना। ऐसा नहीं सोचना है कि एक ही दिन में उसको वो चीज़ आए। बच्चा अपनी स्पीड से सीखेगा, 1 महीने में महीना लगेगा, 2 महीने लगेंगे। इस एक सीक्वेंस को सिखाने में ही शायद मुझे 2 से 3 महीने लग गए थे, तब जाके थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्स उसमें से आने लगा था। आज तो वो अकेले बैठ के इनको पटर पटर बोलता है। तो ये चीज़ें हैं। तो सेंटेंसेस आप सीक्वेंसिंग पजल से सिखाओगे, मेरे हिसाब से ये सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता था। उसके बाद मैंने इसका नेक्स्ट लेवल भी खरीदा था, जो थोड़ा और डिफ़िकल्ट था। डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट इसी पजल के आगे पार्ट हैं, वो खरीद सकते हो, वो आप प्रैक्टिस करवाओगे बच्चे को। उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप आएगा ब्रीफिंग का सेंटेंस। हाँ, ये जो सेंटेंस मेकिंग जब अर्नब ने सीख ली 1 साल 1.5 साल में, उसके ऊपर इससे क्या होता है, जब हम विजुअल यूज़ करते हैं, विजुअल से सिखाते हैं, विजुअल से बच्चा सीख जाता है, कॉन्फिडेंस बच्चे में डेवलप होता है। और आप देखते हो कि बच्चे की जो लैंग्वेज है ना, स्पीच है, उसमें फ्लो आने लगता है और डेली लाइफ में भी बच्चा बोलने लगता है उन चीज़ों को। अगेन डेली लाइफ में भी हम प्रैक्टिस करेंगे। मुझे पार्क जाना है, मैं पार्क में खेलूंगा, साथ साथ में पैरेलल आप वहाँ पे भी प्रैक्टिस करवाएंगे और विजुअल के साथ भी प्रैक्टिस करवाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आपके साथ 3 स्टेप डिस्कस किए हैं, वोकैबुलरी, उसके बाद फ्रेज स्पीच और उसके बाद सेंटेंस बिल्डिंग। अब हमारे 2 पार्ट बचते हैं एंड में, ब्रीफिंग और क्वेश्चन आंसरिंग, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी वीडियो 20 मिनट का हो चुका है, ठीक है। तो इतना पेशेंस तो शायद आप में भी नहीं होगा, लेकिन ये वीडियो इसलिए लॉन्ग गया क्योंकि लैंग्वेज पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझसे जितना बन सकता है मैं उतना आपको गाइड करना चाहती हूँ इस चीज़ में, बिकॉज यही वो चीज़ें थी जिनसे मुझे सक्सेस मिली है। तो मैं चाहती हूँ कि कुछ भी चीज़ छूटे ना, एवरीथिंग मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो जो पोस्ट पे कमेंट है वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और जो 2 पार्ट हैं लास्ट के, ब्रीफिंग और क्वेश्चन आंसरिंग, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। सो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।